Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vinita. I am presenting here again with another important topic that is relating to Landmark Judgments 2020. In the last previous class of this series, we have already discussed about at least 13 judgments that are, according to me, the most important judgment that we must have to consider for any type of competitive exam as well as for the purpose of the practicing lawyer. और आज के हम जो जजमेंट डिस्कस कर रहे हैं ये जजमेंट तो मौजूदा टाइम में काफी खलबली मचा चुका है, क्योंकि ये मेंटेनेंस के रिगार्डिंग ये जजमेंट है, जिसमें अभी आपने देखा होगा कि कोर्ट्स में जो मेंटेनेंस की केसेस है उसमें एक एफिडेविट सबमिट किया जा रहा है। तो ये जजमेंट जो एफिडेविट वाला जो कंसेप्ट है ये इसी जजमेंट से निकल के आया, रजनीश वर्सेस नेहा। इस केस में क्या हुआ था कि कोर्ट ने ये बात नोटिस की, जस्टिस इंदु मल्होत्रा एंड आर सुभाष रेड्डी जो इस जजमेंट को देने वाले थे, द कोर्ट ने नोटिस किया कि द इश्यू ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस, जब इंटरिम मेंटेनेंस की बात की जाती है तो प्रेजेंटली डिसाइड ऑन द बेस ऑफ प्लीडिंग के बेस पर डिसाइड किया जाता है। फिर सम अमाउंट ऑफ गैस वर्क और रफ एस्टिमेट टेक, जहां पर कुछ गैस वर्क के अकॉर्डिंग या रफ एस्टिमेट के हिसाब से वहां पर पेमेंट की जाती है इंटरिम मेंटेनेंस की। सो एज टू मेक ए प्राइमा फेसाई असेसमेंट, प्राइमा फेसाई असेसमेंट करने के लिए इट इज ऑफन सीन, ये देखा जाता है कि बोथ पार्टी सबमिट सेंटी मटेरियल, झूठे जो सबूत है, झूठे दस्तावेज पेश किए जाते हैं, झूठे सूचनाएं पेश की जाती है, डू नॉट डिस्क्लोज द करेक्ट डिटेल, जो करेक्ट डिटेल नहीं डिस्क्लोज करती, एंड सप्रेस वाइटल इन्फॉर्मेशन, जो वाइटल इन्फॉर्मेशन उसको छुपाती है। जो एक लेडी है जो मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है वो बताएगी कि उसका इतना खर्चा है, उसके बच्चों का इतना खर्चा है, और हस्बैंड उसकी बहुत ज्यादा इनकम गेन कर रहा है। जो हस्बैंड है वो बताएगा कि उसकी लिमिटेड से इनकम है और ये जो खर्चा है ये गलत बताया गया है। तो उसी हिसाब से उसी प्रॉब्लम को माइंड में रखते हुए विच मेक्स इज डिफिकल्ट, फैमिली कोर्ट के लिए डिफिकल्ट हो जाता है टू मेक एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट कि किस प्रकार से इंटरिम मेंटेनेंस को ग्रांट करें। तो वाइल देयर इज ए टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द वाइफ, वाइफ की तरफ से ये एक प्रवृत्ति ही चली आ रही है कि वाइफ क्या करेगी, अपनी जरूरतों को बढ़ा चढ़ाकर बताएगी, और हस्बैंड क्या करेगा, कंसील करेगा, अपनी जो एक्चुअल इनकम उसको छुपाएगा। इट हैज देयरफॉर बिकम नेसेसरी टू ले डाउन अ प्रोसीजर टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसीडिंग। अब ये आवश्यक हो गया है कि जो डिपेंडेंट वाइफ है जिसके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो क्या करती है कि वो अपने पेरेंट्स और रिलेटिव से कुछ रुपया उधार लेती है, रुपया लेती है ड्यूरिंग द इंटरकम टू सस्टेन, अपने आप को और अपने बच्चों को पालने के लिए, जब तक कि उसे इंटरिम मेंटेनेंस ना मिल जाए। प्लीडिंग जो है वो एप्लीकेशन के साथ ही अगर मेंटेनेंस की बात करें तो प्लीडिंग के बेस पर और रिप्लाई किया जाता है उसके बेस पर। इफ फॉल्स स्टेटमेंट एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, जब मान लो झूठी स्टेटमेंट है, झूठी प्रस्तुति की जाती है, तो कोर्ट में कंसिडर, कोर्ट क्या कर सकती है, अंडर सेक्शन 340 सीआरपीसी के तहत एक प्रोसीडिंग चला सकती है फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। द कोर्ट ने ऑब्जर्व किया डिटेल्स टू बी मेंशन इन द एफिडेविट। कोर्ट ने कहा कि अब जो है मेंशन, जब आप प्लीडिंग दोगे उसी टाइम ही, प्लीडिंग का मतलब प्लेंट और रेटर स्टेटमेंट बहुत होता है, जब आप प्लेंट फाइल करोगे उसी टाइम आप अपना एफिडेविट फाइल करोगे, और डिफेंडेंट जो है जैसे ही जो अदर पार्टी जैसे रेस्पोंडेंट बोला जाता है, पेटिशनर और रेस्पोंडेंट होते हैं इसमें, तो जो रेस्पोंडेंट होगा वो भी अपने रिटन स्टेटमेंट के साथ साथ एक एफिडेविट फाइल करेगा। और डिटेल और टू बी मेंशन एफिडेविट बाय नॉन एग्रेरियन डिपेंडेंट आर, जो नॉन एग्रेरियन है, जो कृषि क्षेत्र से नहीं है, उसके रिगार्डिंग किस प्रकार से एफिडेविट है, क्या क्या डिटेल उसमें दी जाएंगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डिटेल ऑफ लीगल प्रोसीडिंग और मेंटेनेंस, जितना अब तक कोई लीगल प्रोसीडिंग हुई उन दोनों के बीच में कोई मेंटेनेंस दिया गया उसका ब्यौरा दिया जाएगा। डिटेल्स अबाउट डिपेंडेंट फैमिली मेंबर, जो डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स उनका ब्यौरा दिया जाएगा। किसी मान लो कोई आदमी, उसका हस्बैंड है, सॉरी उसका फादर है, मदर है, और कोई सिस्टर वगैरह है, ब्रदर वगैरह, उसकी लायबिलिटी वो इसमें शो होगी। मेडिकल डिटेल्स की बात होगी, चिल्ड्रंस की डिटेल की बात होगी, इनकम की डिपेंडेंट की बात होगी, जो एफिडेविट देगा उसकी इनकम, उसकी कितनी मूवेबल रिमूवेबल प्रॉपर्टी है, डिपेंडेंट की क्या क्या जवाबदेहियां हैं, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, क्या वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, वो सारा डिटेल उसमें देगा। जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी उनके इनकम के रिगार्डिंग, उसके साथ साथ जो उसकी एसेट्स है, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जिम्मेवारी क्या है। डिटेल ऑफ अप्लीकेंट और अदर स्पाउसेस, और दूसरा स्पाउस है और उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या वो बाहर विदेश में रह रहा है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी एफिडेविट में कुछ कंसेप्ट है वो दिया जाएगा। कहने का मतलब जो एफिडेविट लेने का पर्पज यही है कि अब क्या है, ना तो पेटिशनर और ना रेस्पोंडेंट दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे पर जो झूठा ब्लेम लगाते हैं, अपनी जो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो वो सारा का सारा डिस्क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इसके साथ डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो झूठा एफिडेविट देने के मामले में उनको उनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी चलाई जा सकती है। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट, इसको हमें लर्न करना पड़ेगा, लर्न क्या माइंड में रिवाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हिंदू अनमैरिड डॉटर एंटाइटल टू क्लेम मेंटेनेंस। अब क्या हुआ इस केस में, क्या हुआ कि एक जो मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल की गई थी जिसमें बेटी के द्वारा मेंटेनेंस माना गया कि वो अभी तक अनमैरिड है। हालांकि इसमें कोर्ट ने ये बात कही है
कि हालांकि वो बेटी 2005 में ही 18 साल की हो चुकी है, तो सेक्शन 125 सीआरपीसी के हिसाब से तो उसको मेंटेनेंस का राइट नहीं है। बट अगर हम सेक्शन 20 ऑफ हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट की बात करते हैं, तो वहां पर जब तक बेटी की शादी नहीं हो जाती उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर की ही रहती है और फादर इसको मेंटेन करेगा। तो बेंच है अशोक भूषण, सुभाष रेड्डी, एम आर शाह। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि अनमैरिड हिंदू डॉटर कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर फादर, जब तक ये मैरिज नहीं करती। 20 क्लॉज 3 जो है हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट का जिक्र किया, प्रोवाइडेड शी प्लीड एंड प्रूव्स दैट, जब उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो अनेबल है, वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, और उसके तहत ही उसको जो मेंटेनेंस की जो अमाउंट है फुलफिल की जाएगी। कहने का मतलब है कि सेक्शन 125 जो है वो तो साफ तौर पे कहता है अनमैरिड डॉटर की बात करता है, बट अगर हम कंसीडर करें सेक्शन 20 क्लोज 3 को या 20 को ही आप ले लीजिए नॉर्मली, अगर आपको क्लोज 3 माइंड में नहीं रहता, एग्जाम में आपको क्वेश्चन देना पड़ जाता है हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के रिगार्डिंग को मेंस का क्वेश्चन आता था, आप आंसरिंग में आप इस केस को रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन ड्यू टू लॉकडाउन। लॉकडाउन के कारण जो एक्सटेंशन हुआ है, टाइम का जो बढ़ावा मिला है, नॉट एप्लीकेबल टू द पर्सन ऑफ फाइलिंग चार्जशीट, उस व्यक्ति पर एप्लीकेबल नहीं होगा जो चार्जशीट फाइल करेगा और अंडर सेक्शन 167 क्लोज 2 में। अब क्या है कि अगर हम 167 क्लोज 2 की बात करते हैं, वहां पर क्या है कि जो 10 साल उसमें प्रोविजन है कि 10 साल और उससे ज्यादा की पनिशमेंट के जो ऑफेंसेज है उस मामले में 90 दिन के बाद 90 दिन तक अगर चार्जशीट फाइल नहीं होती है तो बेल का डिफॉल्ट बेल का राइट जो है अक्यूज को मिल जाता है। इसी तरीके से जो 10 साल से नीचे की जो ऑफेंसेज हैं, कुछ पनिशमेंट वाले ऑफेंसेज है, उनमें जो है 60 दिन के अंदर अंदर जो है मेंटेनेंस का उसको डिफॉल्ट बेल का राइट एक्यूज को मिल जाता है। तो इस केस में क्वेश्चन अराइज हुआ कि वेदर जो लॉकडाउन की वजह से जो लिमिटेशन एक्सटेंड हुआ है क्या वो यहां पर एप्लीकेबल होगा। तो कोर्ट ने ये बात कही है एस काशी वर्सेज स्टेट थ्रू इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के मामले में। कोर्ट ने कहा अशोक भूषण, एम आर शाह और रामा सुब्रमण्यम ने कहा है कि द कोर्ट ने सो मोटो इसको एक्सटेंड की है लिमिटेशन और लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन में रिस्ट्रिक्शंस थी, बट ये इफेक्ट नहीं करेगी। जो अक्यूज का जो राइट है सीआरपीसी के सेक्शन 167 डिफॉल्ट बेल का, वो राइट आप जो है उसको मना नहीं कर सकते। आपने पुलिस जो पर्सोनल है उसकी कमी होने की वजह से अगर वो टाइम से चार्जशीट फाइल नहीं करते तो अक्यूज का राइट वैसे का वैसा ही रहेगा। वाइल ग्रांटिंग डिफॉल्ट बेल टू सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द व्यू ऑफ द सिंगल जज, जो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन के हवाले से जो सिंगल जज ने डिफॉल्ट बेल का जो मना कर दिया था, द चार्जशीट हैज नॉट बीन फाइल्ड, तो उस मामले में उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया है। देखिए अगर मान लो कोरोना की इश्यू से या कोविड-19 के इश्यू से लॉकडाउन हो चुका है तो बेचारा जो एक्यूज है वो जेल में बैठा हुआ है, तो उसको तो डिफॉल्ट बेल का राइट मिलना ही चाहिए ना, उसके राइट का वायोलेशन क्यों किया जाएगा। नेक्स्ट है ऑफिसर्स ऑथराइज्ड टू इन्वेस्टिगेट एनडीपीएस केसेस आर पुलिस ऑफिसर, कि जो व्यक्ति इन एनडीपीएस केस नार्कोटिक वाले जो केसेस है उसको जो ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करेगा उसे पुलिस ऑफिसर्स बोला जाएगा। और कन्फेशनल स्टेटमेंट, अगर मान लो उनके सामने कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट हुई है तो उसको भी एडमिसिबल नहीं माना जाएगा, जैसे कि सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है। रोहिंटन फाली, नरीमन, नवीन चीना और इंदिरा बनर्जी ने जो जज है उन्होंने जजमेंट दिया है बेंच ने, वो कहते हैं कि 2-1 के मेजोरिटी से रूल किया गया ऑफिसर्स जिनको पावर दी गई है सेक्शन 53 में एनडीपीएस में, वो पुलिस ऑफिसर माने जाएंगे। अगर उनके सामने कोई एक्यूज अपना गुनाह कबूल करता है तो इनएडमिसिबल होगा, क्योंकि सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बात करता है कि कोई भी एविडेंस, कोई भी जो है कन्फेशन जो है इन फ्रंट ऑफ पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल, वो एडमिसिबल नहीं होगा। एज अ रिजल्ट एनी कन्फेशनल स्टेटमेंट मेड टू देम वुड बी बार्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट से बाहर है एंड कैन नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट इन ऑर्डर टू कन्विक्ट एन एक्यूज्ड अंडर द एनडीपीएस एक्ट। तो उसको जो है आप ये नहीं कह सकते कि इस एक्ट के तहत उसको कन्विक्ट किया जाएगा। द कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट स्टेटमेंट रिकॉर्डेड इन सेक्शन 67 कैन नॉट बी यूज्ड एज ए कन्फेशनल स्टेटमेंट, लेकिन जो 67 सेक्शन है उसमें जो स्टेटमेंट दी जाएगी वो कन्फेशनल नहीं मानी जाएगी। जस्टिस बनर्जी ने इस फैसले का जो है विरोध किया है। स्टे बाय एनी कोर्ट इन क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग ऑटोमेटिकली एक्सपायर, की कोई मान लो क्रिमिनल कोर्ट है या सिविल कोर्ट है, उन्होंने कोई स्टे दे दिया है तो वो स्टे जो है 6 महीने तक ही प्रिवेल करेगा। उसके बाद अगर उसे प्रिवेल करवाना है, उसे लागू रखना है, एक्सटेंड करना है तो कुछ गुड रीजंस होने चाहिए। तो ये इस एशियन रिसरेसिंग ऑफ रोड एजेंसी के केस में ये बात कही गई है। कोर्ट क्लैरिफाई दैट व्हाटएवर स्टे हैज बीन ग्रांटेड बाय एनी कोर्ट, किस प्रकार का स्टे क्यों ना दिया गया हो, चाहे वो हाई कोर्ट ही क्यों ना हो, ऑटोमेटिकली 6 महीने के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। 6 महीने में अगर उसको आगे बढ़ाना है तो उसके लिए गुड रीजंस देने पड़ेंगे। फॉर विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ द ट्रायल कोर्ट इज ऑन द एक्सपायरी ऑफ फर्स्ट पीरियड ऑफ 6 मंथ टू सेट डेट, वो क्या कर सकती है, उसे आगे बढ़ा सकती है बाय
mentioning the sufficient causes, sufficient reasons. Mere lack of state government prior consent does not vitiate the, मान लो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसमें वहां पर स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए थी, लेकिन अगर वो परमिशन नहीं मिल पाई है तो उस मामले में ये नहीं कह सकते कि वो विशेट कर देगा उस प्रोसीडिंग को। फैटिको मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉट ऑब्टेनिंग प्रायर कंसेंट स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 6 ऑफ दिल्ली सीबीआई के द्वारा जो विड नॉट विशेट द इन्वेस्टिगेशन, तो वो जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी उसे आप ये नहीं कह सकते विशेट कर देगी, उसको कैंसिल कर देगी, जब तक कि वो जो इन्वेस्टिगेशन है वो इलीगल नहीं होनी चाहिए और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए, जो एक डिमांड रहता है नॉर्मली 460 सेक्शन और 461 सीआरपीसी में ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं। अब नेक्स्ट है हमारा स्टेट्स यूटीज टू इंस्टॉल। इस केस में ये बात कही गई थी कि जो स्टेट है, यूटीज है, वहां पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल होना चाहिए हर एक पुलिस स्टेशन में। परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह, क्योंकि ये तो आप सभी जानते हो कि पुलिस स्टेशन सबसे ज्यादा करप्टेड एरिया माना जाता है, तो उस मामले में वहां सीसीटीवी होगा तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक करप्शन पर लगाम लगेगी। द कोर्ट डायरेक्टेड ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज टू इंस्टॉल सीसीटीवी कैमराज इन ऑल पुलिस स्टेशंस एंड फाइल कंप्लायंस एफिडेविट, और उस ऑर्डर को फॉलो आपने किया है, इसके मामले में 6 महीने के अंदर आप कंप्लायंस का एफिडेविट भी देंगे कि हमने इस बात को मान लिया है और हमने लागू करवाने का प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया है। द टॉप कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहा है कि सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल होने चाहिए। कहाँ कहाँ पर इंस्टॉल होने चाहिए? सीबीआई में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में एनआईए में, एनफोर्समेंट डायरेक्टर ईडी में, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी में, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई में, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफ एसएफआईओ एंड एनी अदर सेंट्रल एजेंसी जहां पर इंटेरोगेशन होता है नॉर्मली पीपल का। एपेक्स कोर्ट ने इस जजमेंट में मैंडेट कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है कि सीसीटीवी सिस्टम इंस्टॉल जो है मस्ट बी इक्विप्ड विद नाइट विजन। वो इस प्रकार के कैमरे होने चाहिए कि नाइट विजन भी उसमें अच्छे से रिकॉर्ड हो और वीडियो फुटेज जो है अच्छे से उसको सेव किया जाए, उसमें ऑडियो भी आनी चाहिए। नेक्स्ट जजमेंट है मेयरली रेफरेंसिंग टू फीलिंग ऑफ वंस कम्युनिटी और ग्रुप विदाउट एनी रेफरेंस टू एनी अदर कम्युनिटी और ग्रुप इज नॉट हेट स्पीच, कि अपने मेयर रेफरिंग टू फीलिंग ऑफ वन कम्युनिटी, कोई अपने धर्म को जो है रेफर करने के लिए, अपने धर्म को व्यक्त करने के लिए ग्रुप में और बिना किसी धर्म को चोट पहुंचाए अगर वो कोई एक्ट करता है तो वो हेट स्पीच नहीं मानी जाएगी। अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में एएम खानविलकर और संजीव खन्ना के केस जज जो बेंच था उन्होंने कहा, द डिवीजन बेंच ने रिफ्यूज कर दी उस एफआईआर को क्वैश करने के लिए जो न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन के खिलाफ थी। उन्होंने कहा लुटेरा किश्ती इन वन ऑफ हिज शोज, अपने शो में लुटेरा किश्ती टर्म का यूज किया। द कोर्ट ग्रांटेड इंटरिम प्रोटेक्शन कर दिया, उसे ग्रांट दे दिया कि उसको अरेस्ट ना किया जाए, सब्जेक्ट टू हिज ज्वाइनिंग एंड कोऑपरेटिंग, की उसको जो है इंटेरोगेशन में ज्वाइन करवाना पड़ेगा, उसे इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग करना पड़ेगा। इट इज फर्दर स्टेटेड दैट एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है हेट स्पीच, वो यहाँ पर रेफर नहीं होगी। इस प्रकार का वॉयलेंस जो है, जब हेट स्पीच की आप बात करोगे तो इंसाइटमेंट ऑफ वॉयलेंस होना चाहिए, उसमें वॉयलेंस का मतलब है कि हिंसा की एक बात उसमें होनी चाहिए, हिंसा से को उकसाने के लिए कुछ व्यक्त किया जाना चाहिए, तो उसको आप हेट स्पीच की कैटेगरी में लाओगे। तो इस केस में ये बात कही गई कि इस हेट स्पीच के अंदर जो है ये सब कुछ नहीं आता, तो ये एक लुटेरा चिश्ती वर्ड जो है यूज किया गया था अमीश देवगन के इस टर्म में। नेक्स्ट है ऑफेंसेस प्रिस्क्राइब मैक्सिमम सेंटेंस टू मोर देन 7 years बट नॉट प्रूविंग मिनिमम सेंटेंस आर नॉट हीनियस ऑफेंसेस, कि जहां पर मैक्सिमम सेंटेंस 7 years है। अब आप जब जेजे एक्ट की बात करते हो वहां हीनियस, पेटी और सीरियस ऑफेंसेस की बात होती है। जहां पर हीनियस ऑफेंसेस माना जाता है जो 7 साल से ज्यादा के जो ऐसे ऑफेंसेस है जिसमें 7 साल से ज्यादा की पनिशमेंट है, तो इसमें कहा गया कि ऐसे ऑफेंसेस जिसमें ज्यादा पनिशमेंट 7 है, बस पहले कुछ भी हो सकता है, तो उसे आप हीनियस ऑफेंस में नहीं लेके आओगे। शिल्पा मित्तल वर्सेस स्टेट एनसीटी दिल्ली की केस में ये बात कही गई है। द सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट ओनली दोज ऑफेंसेस, केवल वही ऑफेंसेस विच प्रिस्क्राइब मिनिमम सेंटेंस ऑफ 7 years और मोर, जिसमें कम से कम 7 साल और ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट ना हो, ऐसे सेंटेंस को हीनियस ऑफेंस की कैटेगरी में आप लेके आओगे। जहां पर ऑफेंसेस प्रिस्क्राइबिंग मैक्सिमम सेंटेंस, जहां पर मैक्सिमम 7 साल है और मिनिमम उसकी कोई और हो सकती है, तो उसे जो है आप 223 के हीनियस क्राइम की ऑफेंस में, हीनियस ऑफेंस के अंदर कैटेगरी में उसे लेकर नहीं आओगे। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर सेक्शन 142 की पावर को एक्सरसाइज करते हुए एपेक्स कोर्ट ने कहा कि ऐसे ऑफेंसेस को आप सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में लेके आओगे। नेक्स्ट जजमेंट है हमारा वाइफ्स राइट टू रिजाइड इन मैट्रिमोनियल होम कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, कि वाइफ का किसी शादी, जहां उसकी शादी हुई थी उस घर में रहने का अधिकार है, लेकिन जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है या बिल्डर है उनके अगेंस्ट वो अपना अधिकार एनफोर्स नहीं करवा सकती। ऐश्वर्या अतुल पुलसारकर वर्सेस महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ पर हाउसिंग वर्ड है तो इसको आप जो है थोड़ा सा
ठीक कर लेना। यहाँ पर है हाउसिंग और बीच में ऐड होगा। तो हाउसिंग वर्ड की बात की गई। यहाँ पर ये कहा गया है कि वाइफ का राइट है कि वो अपने मैट्रिमोनियल जो होम है उसमें वहां रहेगी, लेकिन वो जो है महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट वो इसे एनफोर्स नहीं करवा सकती। इन दिस केस द कोर्ट वाज डिसाइडिंग एन अपील। इस केस में कोर्ट एक अपील को डिसाइड कर रही थी किसी एक वुमन के द्वारा जो राइट टू रिजाइड इन होम, कि उसे ये कहा गया कि उसके हस्बैंड के द्वारा दिया गया जो राइट है उस घर में रहने का वो उसे अलॉट किया गया है। तो कोर्ट ने कहा कि वो उस किसी भी ऐसे डेवलपमेंट अथॉरिटी के अगेंस्ट जो है आप उस राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकती। तो आज का हमारा कंसेप्ट हम जो है थोड़ा सा और कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे 23 जजमेंट्स जो हैं और अभी हम टोटल तकरीबन 39 जजमेंट्स है। तो हमने लास्ट क्लास में 13 जजमेंट्स कर लिए थे, तो मैं चलो आपको 3 जजमेंट और करवा देती हूँ जो हमारे 3 लेक्चर में ही ये जजमेंट्स कवर हो जाएंगे। इनको ज्यादा डिटेल में करवाना मुझे इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं लगा क्योंकि इनमें कुछ एक पॉइंट्स तो पहले की रिट्रेट हुए हैं। सेकंड, इनके कुछ एक के नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जैसे भी प्री का एग्जाम आता है तो उसमें 2020, 19 और 2021 के कुछ जजमेंट पूछ लिए जा सकते हैं। तो मुझे ये लगा कि मुझे आपके जजमेंट्स करवाने चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रोसीजर ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 पार्टनर्स। कि मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म है उसमें 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति है, दोनों में से कोई एक व्यक्ति कहता है कि वो जो अब रिटायरमेंट लेना चाहता है वो जो है इस फर्म को कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो बाकी रह गया एक, और एक व्यक्ति से कोई पार्टनरशिप होती नहीं है। तो इसका मतलब कि जब कोई एक व्यक्ति रह जाएगा और उसका जो पार्टनर है वो चला जाता है तो वो ऑटोमेटिक रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाएगा। कोर्ट ने हेल्ड किया कि व्हेन देयर आर ओनली 2 पार्टनर, जहां सिर्फ 2 पार्टनर होते हैं और वन हैज एग्रीड टू रिटायर, एक उसमें जाना चाहता है, तो रिटायरमेंट का मतलब है कि अब रेजोल्यूशन ऑफ फर्म हो गई है। द कोर्ट ने यह भी डिस्कस किया कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डिफरेंस है। रेजोल्यूशन का मतलब है कि उसके कुछ ग्राउंड्स है, जब रेजोल्यूशन की शायद सेक्शन 42 है ऐसा करके उसमें ग्राउंड्स दे दे, उस ग्राउंड के हिसाब से रेजोल्यूशन होता है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर जो है वो इससे अलग चीज है। मान लीजिए किसी की फर्म में 5 मेंबर्स है, 5 पार्टनर्स है, उनमें से एक ने रिटायरमेंट ले लिया तो बाकी बच गए 4, तो 4 के बेस पर तो आप रेजोल्यूशन उससे नहीं कर सकते क्योंकि अभी 4 पार्टनर्स बचे हैं। तो रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप आर डिफरेंट कंसेप्ट। नेक्स्ट है नॉन पेमेंट ऑफ एंटायर सेल। मान लो कोई एक सेल डीड है, सॉरी सेल किया है किसी ने अपना मकान और अभी तक उसकी एंटायर पेमेंट जो है या नॉन पेमेंट दी गई है, इनकी जो पूरी पूरी सेल की पेमेंट थी वो पेमेंट अभी तक उसकी नहीं दी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस सेल डीड को कैंसिल कर दोगे। दाही बहन वर्सेस अरविंद भाई कल्याण जी भानुशली की केस में कोर्ट ने इंटरप्रेट किया सेक्शन 54 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट और कहा द एक्चुअल पेमेंट ऑफ द होल ऑफ द प्राइस एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड, कि जब आप सेल डीड को एग्जीक्यूट कर रहे हो उस टाइम में ये कोई आवश्यक कंडीशन नहीं है कि आप जो है पूरा का पूरा कंसिडरेशन ले लो। अगर कुछ पेंडिंग रह भी जाता है तो आप बाद में उसे ले सकते हो, लेकिन अगर आपको फुल पेमेंट नहीं मिली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है सेल डीड को ही कैंसिल कर दोगे। नेक्स्ट जजमेंट है कोर्ट अपहोल्ड ट्रावनकोर रॉयल फैमिली। ट्रावनकोर रॉयल फैमिली वहां जो केरला के अंदर क्या है, श्री पद्मनाभ स्वामी का टेम्पल है, विष्णु भगवान का टेम्पल है, वहां पर जो ट्रावनकोर रॉयल फैमिली है जो जिनके पास राइट है उसको एडमिनिस्टर करने का, तो कोर्ट ने उनके राइट को अपहोल्ड कर दिया। किस केस में? श्री मरथंडा वर्मा वर्सेस अनदर स्टेट ऑफ केरला में। द कोर्ट अपहेल्ड द राइट ऑफ द ट्रावनकोर रॉयल फैमिली टू मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द पद्मनाभ स्वामी टेम्पल केरला में, उसको मैनेजमेंट करने के लिए और उस पर कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया। इट हेल्ड दैट, ये बात कही गई दैट द डेथ ऑफ द ट्रावनकोर रूलर, जो ट्रावनकोर जो रूलर था उसकी अगर डेथ हो गई है जिसने की एक ट्रीटी साइन की थी, कोवेनेंट एक परंपरा बनाई थी, वो इफेक्ट नहीं करेगा सैबेटशिप ऑफ द फैमिली। सैबेटशिप का मतलब जो किसी महंत किसी मठ या टेम्पल का जो हेड होता है, तो इट विल सर्वाइव एज पर ट्रावनकोर कोचिन हिंदू रेगुलेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट के तहत इसे जीवित माना जाएगा, इसको मृत आप घोषित नहीं कर सकते। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए। ये जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ 2020 के जजमेंट्स के रिगार्डिंग, इसका आप जो है हेडिंग और केस का नाम आप माइंड में रख लीजिए। जो फाइनल जो रिवीजन का टाइम आएगा जब आपके एग्जाम बिल्कुल पास होंगे तो उस टाइम ये आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। डिटेल में पढ़ने की आपको उस टाइम रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। हालांकि मैं ये नोट जो है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, बट फिर भी आप अपने हिसाब से एक पेज के अंदर ही टोटल जो जजमेंट है इसकी हेडिंग और इस केस का नाम जो आप मेंशन कर सकते हो, जिससे क्या है कि फर्दर आपको रिवीजन के टाइम किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। कोरोना का इश्यू बढ़ रहा है तो कई जगह जो कर्फ्यू भी लग रहे हैं, नाइट कर्फ्यू हो सकता है, लॉकडाउन भी लग जाए, तो आप जो अपनी फैमिली मेंबर्स का और अपने नेबरहुड के आसपास के एरिया का भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि जब आसपास का एरिया स्वस्थ होगा तभी हम स्वस्थ होंगे। तो कोरोना के इस पीरियड में
आप अपना ध्यान रखिए. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.